वर्षा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आज हमारे साथ हैं ऐसी शख्सियत जिन्हें आपने टीवी, ओटीटी और मूवी में अब तक देखा होगा। कभी रित निशा, कभी सावित्री, कभी आस्था, कभी प्रिया, कभी मिली और कभी नुसरत के रूप में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिद्धि डोगरा की। रिद्धि, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीटी में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वर्षा। और थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया। यस, हैप्पी टू बी हियर। और इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं आपके धमाकेदार साल 2023 से। ओके, यस प्लीज। तो आप क्रिकेट की भाषा में कहें तो आप जो जिस तरीके से चौके छक्के लगा रही हैं इस साल में, तो इस फीलिंग पर क्या कहेंगे? पहले असुर, बदतमीज दिल, लकड़बग्गा, और आपके रोल को बहुत पसंद किया जा रहा है और आपके साल बहुत लकी भी रहा है कहीं ना कहीं। जी एब्सोल्युटली, साल लकी रहा है और ऐसा बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि होगा, क्योंकि ये जितना भी काम इस साल आया है वो सब मैंने 21 में किया था, 2021 में किया था। तो एक तो खुशी है कि सारा काम बाहर आ रहा है और दूसरी खुशी इस बात की है कि सब लोग इतना पसंद कर रहे हैं। और पिक्चर्स भी आया था दिसंबर में, तो पिक्चर्स के लिए भी बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अप्रिसिएशन मिल रही है काम के बाहर आने के बाद। यस। तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में आपके पास जो जवान और टाइगर 3 हैं, लगातार आप उसके लिए भी चर्चा में हैं। सदी के दो बड़े सुपरस्टार्स के साथ आप काम कर रही हैं, तो इस फीलिंग के बारे में क्या कहेंगी? अपने शूटिंग एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहेंगी? मैं अनफॉर्चुनेटली ज्यादा बात नहीं कर सकती जवान या टाइगर 3 के लिए, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत बात कर चुकी हूँ जो मीडिया में आ गई है। मैं बार बार, मैं अलाउड नहीं है मुझे बात करना, क्योंकि दोनों फिल्मों का अनाउंसमेंट हो चुका है रिलीज डेट का, तो नाउ दे हैव अ प्लान। तो मैं कुछ नहीं बात कर सकती। आई एम सो सॉरी। आप जब मूवी आएगी तब मुझसे बात करना प्लीज। ओके। अच्छा, आप अभी करियर में जिस मुकाम पर हैं उसे आपके करियर का सेकंड फेज भी कह सकते हैं। आप दूसरी एक्ट्रेसेस को इंस्पायर भी कर रही हैं, खुद भी अच्छा काम कर रही हैं, तो इस फीलिंग पर क्या कहेंगी? और आप दूसरी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप, जैसे कि लोग सोचते हैं कि आप 20 साल, 25 साल, 30 साल तक हैं तो हम अच्छा काम कर लेंगे, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन आप इस एज में जिस तरीके के रोल पिक कर रही हैं। मैं नहीं मानती कि ऐसा होता है। अब ऐसा है ही नहीं, क्योंकि रियल लाइफ में भी मतलब हालांकि पहले भी लोग रियल लाइफ में किसी भी एज पे कुछ काम करते थे। ऐसा नहीं है कि एक एज तक ही काम होता था, पर उसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती थी। अब क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो अब तो हम बिल्कुल भी बोल ही नहीं सकते कि 25-30 तक मैं काम करूंगी, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं आप देख सकेंगे कि लोग 60-60, 70-70 साल के भी हैं और वो फिट हैं, काम कर रहे हैं, रेलेवेंट हैं, तो वर्ल्ड ओवर, नॉट जस्ट कि यहाँ पे। तो उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं कुछ भी ऐसा कर रही हूँ जो हटके है या मतलब ऐसे सेकेंड इनिंग जैसा। मतलब मैं तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन माई सेल्फ। मैं तो अपना काम कर ही रही थी और मैं अपने क्राफ्ट को लेके मैं तो कर ही रही थी काम। और उससे आप जिस चीज में जितना मतलब आप जो मेहनत करेंगे वो रंग लाएगा। तो मेरे ख्याल से जितनी मेहनत मैंने की वो अब सामने आ रही है। तो बाकी मैं सच कहूँ तो मैं एज को ज्यादा कुछ मानती नहीं हूँ। एंड आई विल टेल यू व्हाई। इट्स नॉट क्योंकि अच्छा अब एज हो, अब यू क्रॉस दैट 30, तो यू अब तो यही बोलेंगे, ऐसा नहीं है। बट एक कुछ टाइम आया था मेरी लाइफ में, आई थिंक इट वाज अराउंड 32-33, पता नहीं मुझे, जब मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि मैं कितने साल की हूँ। क्योंकि किसी को एज बताना होता था तो आई यूज्ड टू ऑलवेज से आगे पीछे, कभी ज्यादा कभी कम, मैं भूल जाती थी। तो आई थिंक समवेयर आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं तभी समझ में आता है। समवेयर आई अंडरस्टूड दैट एज, व्हाट इट मीन्स व्हेन पीपल से एज इज जस्ट अ नंबर। उसका मतलब क्या है वो मुझे समझ में आया, क्योंकि मेरी जो ख्वाहिशें हैं, जो मेरी वांट्स हैं, मैं उनको कभी भी साइडलाइन नहीं करूंगी क्योंकि अब ये एज है तो अब ये ऐसे करना है। आई विल नेवर एवर एवर डू दैट।
तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि सेकंड इनिंग नहीं, बट आई वुड से आई एम अनस्टॉपेबल, आई डोंट वांट टू स्टॉप। और मैं काफी अपने हिसाब से ही काम करती हूँ, तो उसमें मतलब किसी और की बातें वो क्या कहें क्या नहीं कहें, मुझे ना कभी फर्क पड़ा है, ना आगे कभी पड़ेगा। एक सवाल नुसरत से भी, तो नुसरत के लिए कोई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आप अब तक भूल नहीं पाई हैं, और असुर 3 की जो लोग आपको लेकर अगर कोई अपडेट देना चाहें? आई थिंक नुसरत के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट जो मुझे मिला है वो एक्चुअली फर्स्ट सीजन 1 और अब सीजन 2 में भी मिला है। वो लाइक सब लोग यही बोलते हैं कि नुसरत इज अ नेशनल क्रश, और वो खुद बोलते हैं लोग, यू नो, ऐसा कुछ नोबडी इज हाइप्ड इट अप, कोई पेमेंट नहीं दी गई है किसी चैनल को कि आप ये हाइप करिए या ये लिखिए। वो खुद ऑडियंस बोल रही है मुझे, तो मुझे मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। और ऑनेस्टली नुसरत कैरेक्टर को जितना अप्रिसिएशन मिला है वो ही मेरे लिए इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ कि मैं अपना काम जानती हूँ मैं, और दूसरा जो मैं करना चाहती थी वो हुआ। और यू नो, लाइक आई सेड कि कोई हाइप करे ना करे, कोई आपको सर पे चढ़ाए ना चढ़ाए, बट ये मेरे लिए खुद के लिए जानना बहुत जरूरी था कि यू नो लोगों ने अप्रिशिएट किया है जो मैंने मेहनत डाली है, जो मैंने उस कैरेक्टर में जितनी भी मैंने जितना भी सोचा है, जितना भी समझा है, और काफी मैंने करने की कोशिश की है, वो सब दिखा है लोगों को। तो that for me is a great compliment. तो असुर 3 के बारे में अगर कोई अपडेट देना चाहें, कितना फैंस को आखिर वेट करना पड़ेगा? क्योंकि आज भी एक ऑर्मेक्स की लिस्ट आई थी, उसमें ओटीटी कंटेंट में असुर 2 नंबर 1 था। नहीं, असुर को बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है, और असुर को बाकी में नॉट जस्ट मतलब IMDb पे ग्लोबल लिस्ट में असुर का नाम आ रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। एंड आई होप असुर 3 बने। ये इतना सारा प्यार लोग दे रहे हैं, उस प्यार की वजह से आई थिंक द राइटर, हमारे जो राइटर हैं गौरव, और जो क्रिएटर हैं, उनको थोड़ा कुछ सोचना चाहिए कि अच्छा मुझे असुर 3 जल्दी से जल्दी लिखना पड़ेगा। सो इट्स एक्चुअली ऑल अप टू हिम। अच्छा, आपको पर्सनली खुद को असुर में क्या चीज बहुत बेहतर लगी थी? जैसे कि एज अ राइटर हम लोगों को जो AI कॉन्सेप्ट था, वो जो असुर कल की इन लोगों ने एकदम डिफरेंट रोल चीजें गढ़ी, तो एज अ राइटर हम लोगों को वो चीजें बहुत पसंद आई थी। तो बताओ कलाकार, आप लोगों को असुर में क्या चीज बहुत हिट करती है? आई थिंक असुर में सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगी एज अ पर्सन, एज अ व्यूअर, वो थी आई थिंक जो कॉम्बिनेशन बिठाया है माइथोलॉजी और साइंस का, माइथोलॉजी और टेक्नोलॉजी का, वो बहुत बहुत अच्छे से पिरोया है उन्होंने कहानी में। उन्होंने पूरा माइथोलॉजी समझा, जो वो कहना चाहते थे उसको लेकर उन्होंने टेक्नोलॉजी यू नो को साथ में इंटवाइन किया। एंड यू नो आप कह लीजिए इट्स लाइक मतलब क्योंकि मैं टीम को जानती हूँ, तो मुझे ये पता है कि इट्स अमेजिंग कि वो जो कहना चाहते थे वो सच में अभी टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहा है। यू नो आप कहानी फिक्शन कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि ये यू नो आपके दिमाग की सोच है, लेकिन वो जो कुछ भी उन्होंने सोचा है या जो कुछ भी उन्होंने बताना चाहा कहानी के जरिए, वो सब आजकल रियल लाइफ में हो रहा है। AI तक यू नो उनको एक्चुअली टीम को लग रहा था कि हम शो रिलीज करेंगे तो पता नहीं लोगों को AI के बारे में समझ आएगा या नहीं, बट हमारा शो रिलीज होते होते लेट हो गया। तो अब देखिए, अब सबको समझ में आ रहा है AI क्या है और क्या नहीं है। कुछ महीने पहले होता तो नहीं समझ में आता। तो इसीलिए आई फील लाइक दैट्स द ब्यूटी ऑफ असुर, कि वो टाइम के साथ चलता है और माइथोलॉजी को लेके चलता है। तो इसीलिए मुझे ये भी लगता है कि इसी वजह से इंडियन ऑडियंसेस इतना कनेक्ट करती है, क्योंकि एक आप व्हाट यू से यू हैव एन ओनरशिप, क्योंकि आपकी माइथोलॉजी है, आपके वेदास, पुराण, उपनिषद, इन सब में से बातें निकली हैं, और सब में से जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है। तो इट इज अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप जो ऑडियंस असुर के साथ रखती है, उसी की वजह से असुर को इतना प्यार भी मिलता है। अच्छा, आप खुद इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, टीवी हो, रियलिटी शोज हो, OTT हो, लगातार काम कर रही हैं,
लेकिन आप पर्सनली किस प्रोजेक्ट को आप अपने करियर का टर्निंग पॉइंट मानती हैं? नहीं, मेरा टर्निंग पॉइंट ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत सारे हैं। मतलब अगर मैं अपनी एक्टिंग की जर्नी की शुरुआत देखूं तो मुझे लगता है कि मैंने मर्यादा से पहले कुछ 3 शोज किए थे वाईआरएफ के साथ। वाईआरएफ उस समय यशराज फिल्म्स उस समय टेलीविजन में आने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके साथ मैंने 3 शोज पे काम किया था। तो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहां मैंने टेक्निकली एडवांस्ड लोगों के साथ काम किया, एक फिल्म सेटअप की दुनिया वाले लोगों के साथ काम किया। काम करने का तरीका बहुत अलग था। आई थिंक आज जैसे ओटीटी पे काम हो रहा है वैसा उस टाइम पे यशराज ने किया था, चाहे वो 7 हो, रिश्ता.com हो। तो मेरे लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था। एक टर्निंग पॉइंट था जब मैंने मर्यादा किया, क्योंकि वो अहेड ऑफ इट्स टाइम था। और उसकी बहुत चर्चा थी बिफोर इट इवन रिलीज। बहुत ज्यादा उसके बारे में बात होती थी। जब लोगों को पता चला मैं कर रही हूँ शो, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला, अरे यू हैव नो आइडिया व्हाट शो यू हैव साइंड, इट्स अ ग्रेट शो। उसके बाद उसने खतरों के खिलाड़ी ने मुझे एज अ पर्सन बहुत चेंज किया। जब मैं खतरों के खिलाड़ी करके वापस आई, मैं बहुत बदल गई थी, और वो अच्छा बदलाव था। और खुद पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था, खुद पे बिलीफ आ गया था, सेल्फ बिलीफ। तो वो अपना सा मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैंने बहुत चैलेंज के साथ वो एक ऐसे कैरेक्टर में कदम रखा जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कर सकती हूँ, बट आई प्लेड अ नेगेटिव रोल। फिर उसके बाद मैंने असुर किया। तो एक्चुअली आई विल टेल यू ऑनेस्टली, इस आपके सवाल का ट्रू जवाब यही है कि मैं हमेशा अपनी लाइफ के पन्ने बदलती ही रहती हूँ, मैं टर्निंग पॉइंट लाती ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि मैं टाइम पास करके कुछ नहीं कर सकती। मैं पूरी तरह से ही ढल के किसी चीज में ही कुछ कर सकती हूँ। मैं हाफ हार्टेड कुछ नहीं कर सकती, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल। तो इसीलिए मैंने जितने भी आज तक जितना भी काम किया है, मैंने कभी भी कोई रेस लड़ने के लिए नहीं किया है। हमेशा अपने आप को चैलेंज करने के लिए किया है, और वो चैलेंज करने में मजा आता है मुझे। तो इसीलिए सभी टर्निंग पॉइंट रहे हैं। अच्छा, अभी आपने जो टाइम पास वाली बात बोली अपने करियर को लेकर, तो वैसे कभी ऐसा हुआ है, कभी आपने किसी प्रोजेक्ट को सिर्फ इसलिए हाँ कहा हो कि आपको किसी चीज की जरूरत हो या कोई प्रेशर हो? नहीं, ऐसी जरूरत तो नहीं, क्योंकि गॉड हैज बीन वेरी काइंड। कुछ ना कुछ होता ही रहता था। मेरे जैसे लोग जो मैं तो बहुत कहती थी ऐसे कि मेरे जैसे लोग जो सिर्फ वही काम करना चाहते हैं जो उनको पसंद है। तो गॉड कीप्स ओपनिंग अप एवेन्यूज फॉर यू। आई रिमेम्बर जब मैंने थोड़ा गैप लिया था फ्रॉम टेलीविजन, तब सडनली इंस्टाग्राम उसी टाइम पे शुरू हुआ था। इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम पे आप ये डालिए तो हम आपको, मुझे लाइफ में हमेशा मैं बिजी ही रही हूँ, एंड आई हैव टू थैंक गॉड फॉर इट, कि कुछ ना कुछ होता ही रहा है। बट नहीं, मैंने कभी भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने जरूर एक शो किया था, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, जिसको करते समय, जिसके वाइल शूटिंग करते हुए उस दौरान मैं बहुत ज्यादा क्रिप करती थी। और तब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जहां मुझे थोड़ा सा भी डाउट हो कि ये कैसा होगा, क्यों होगा। तो हाँ, क्योंकि उसमें ऐसा हुआ था कि कुछ टीम बदल गई थी और सब कुछ बदल गया था। तो आफ्टर कमिंग ऑन बोर्ड सब कुछ बदला था। तो इट वाज लाइक ओके, आई कांट बैक आउट नाउ। लेकिन तो मेरे लिए इसीलिए तब से मैंने ये समझ लिया कि जिन लोगों के साथ मैं काम करूं वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैं हमेशा एक्सपीरियंस की तरफ जाती हूँ। मतलब पैसों के लिए काम नहीं करती मैं। पैसों के लिए एंडोर्समेंट्स करो, आप ब्रांड्स के साथ काम करो, दैट इज अ सेपरेट थिंग। एंड यस, ऑफ कोर्स, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो और फिर आपकी वैल्यूएशन बढ़ती है, अगर मेरी वैल्यू बढ़ती है, मैं ये नहीं बोलूंगी मुझे पैसे मत दो, बट आई विल नेवर लीव गुड वर्क बिकॉज ऑफ मनी, नेवर। तो एंड सो बिकॉज ऑफ दैट आई विल नेवर डू बैड वर्क बिकॉज ऑफ मनी। कुल मिला के आप शॉर्टकट में यकीन नहीं रखते हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप मुझे सेकंड इनिंग पे आपने डाल ही दिया है, तो आप सोचिए ना, शॉर्टकट में अगर यकीन रखती तो बहुत पहले बहुत कुछ कर चुकी होती। बट बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है जिनसे ज्यादा जरूरी आपका ना प्रिंसिपल्स होते हैं, आपके आपके वैल्यू सिस्टम होते हैं। रात को अच्छी नींद आए, वो सबसे ज्यादा सक्सेस मेरे लिए वही है ना, कि रात को अच्छे से नींद आनी चाहिए और सुबह उठो तो लगता है हाँ मैं बहुत अच्छे से सोई। तो मेरे लिए ऑनेस्टली दैट इज, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाली चीज है। अच्छा, कुछ चांसेस हैं इन केस आप एक्टिंग में नहीं होती तो फिर क्या काम कर रहे होते? तो मुझे एक्टिंग से पहले मैं एक चैनल में काम करती थी और फैशन डिवीजन में थोड़ा टुवर्ड्स द एंड, लास्ट के कुछ महीनों में मैं फैशन में घुस गई थी उस चैनल के। तो मुझे लगता है कि या तो मैं फैशन में होती, या तो मैं किसी मैगजीन के साथ काम कर रही होती। जर्नलिज्म में का भी मुझे शौक था, मैं कॉलेज में जर्नलिज्म पढ़ना चाहती थी, लेकिन वो करने के बजाय साइकोलॉजी ऑनर्स में चली गई मैं। तो आई फील लाइक मे बी फैशन, मे बी लाइफस्टाइल, और या मैंने ब्रांड मैनेजमेंट पढ़ी हुई है। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन इवेंट्स और ब्रांड मैनेजमेंट में है, तो मैं उस डायरेक्शन में भी जा सकती हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि मैं एक बहुत अच्छी ब्रांड मैनेजर बन सकती हूँ अगर मुझे कोई हायर करना चाहे तो। इमेज कंसल्टेंट मैं बहुत अच्छी बन सकती हूँ। कैसे आप दिल्ली टू मुंबई शिफ्ट हुए, वो Okay. क्या चीज थी जिसको आपने एक्टिंग? ओके, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कोई भी, मतलब वो आई थिंक एक आपकी अंदर की आप वांट होती है, एक चाह होती है, एक पैशन होता है जो आपको खींच कर लाता है ऑनेस्टली। वरना कौन अपना घर छोड़ना चाहेगा, अपने मम्मी पापा को छोड़ना चाहेगा, अपनी मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना छोड़ के दूसरे सिटी में जाना चाहेगा? ऐसा कोई नहीं चाहता। लेकिन जब आप आपकी ड्रीम्स और एम्बिशंस हो कुछ, तो मुझे यही लगता है कि जिसको भी अगर अगर मेरे लिए वो चीज इसलिए हुई क्योंकि मैंने दिल की सुनी। आई थिंक मैंने हमेशा अपने दिल की सुनी, और उस वजह से ही मैं ये कर पाई, वरना मैं बिल्कुल नहीं करती। और शुरुआत, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि वो शुरुआती फेज जब आपने एक्टिंग को पिक किया, किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए? शुरुआत में बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं थे मेरे लिए, क्योंकि मैं एक्टर बनना ही नहीं चाहती थी। मैं तो बाय चांस एक्टर बन गई। मैं एक ऑफिस में काम करती थी और वहां से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, किसी ने देखा मुझे एक कुछ वीडियो पे, और तो मेरे लिए चैलेंज या स्ट्रगल ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड इट वाज मोर एन एक्सपीरियंस। आई डोंट लुक एट एक्चुअली लाइफ की चीजों को मैं चैलेंज और वो देखती ही नहीं हूँ। मुझे ऐसे लगता है चलते रहो, एक दिन अच्छा होता है, एक दिन अच्छा नहीं होता है। तो आप बुरे दिन को अच्छे से कंपेयर नहीं कर सकते और अच्छे दिन को बुरे से नहीं कर सकते। सो आई थिंक दैट्स द प्रिंसिपल आई फॉलोड ऑलवेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय वर्षा, बाय।